यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 वाला वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो बना दिए हैं, उसमें हम मुख गुहा से लेकर कैसे भोजन पचता है आमाशय तक हम बता दिए थे। आमाशय का पहला भाग कार्डियक तक हम बता दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बताए थे कार्डियक में आमाशय का जो भाग है, आमाशय का जो पहला भाग था वो कौन था, तो वो कार्डियक था। क्या था? कार्डियक था। कार्डियक हम क्या बोले थे, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। आमाशय हम ये भी बताए थे, आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक बताए थे। कार्डियक तक भोजन बताए थे। कार्डियक में सब ग्रास नाली के बाद भोजन किस में आता है, तो वो आता है कार्डियक में। कार्डियक में क्या रहता है, तो HCl रहता है। ये HCl क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय बना देता है और कीटाणु को मार देता है और टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। ये सब इतना तक हम बता दिए थे। अब भोजन आएगा कार्डियक के बाद किस में आएगा भोजन, तो वो आएगा आमाशय के किस भाग में, तो वो आएगा फंडिक में। फंडिक में भोजन सबसे अधिक देर किस में रहता है, तो वो फंडिक में ही भोजन को रोका जाता है। 3 से 4 घंटा इसी फंडिक में भोजन रहता है। तो पाचन के दौरान आहार नाल के किस भाग में भोजन सबसे अधिक टाइम रहता है, तो वो आमाशय में रहता है। और आमाशय के किस भाग में, तो वो फंडिक में रहता है। इसी फंडिक में भोजन लगभग 3 से 4 घंटा तक किस में रहता है, वो फंडिक में रहता है। अब ये फंडिक में जब भी भोजन आता है तो भोजन को रोकने का कार्य एक संरचना होता है, वो करता है, जिसका नाम है रूजी कांटीनुमा संरचना होता है जो भोजन को रोकने का कार्य करता है। इसमें फंडिक में क्या रहता है, तो रूजी होता है। वो कैसा होता है, तो कांटीनुमा संरचना होता है, कांटीनुमा संरचना। ये क्या करता है, तो ये काम किसका करता है, तो ये भोजन को रोकने का कार्य करता है। भोजन आया और यही रोकने का कार्य कौन करेगा, तो फंडिक। कभी कभी काल का भोजन नहीं किए होंगे तो पेट में देखते होंगे, पेट में कुछ चुभन स्टार्ट होने लगता है। तो ये जो रूझी क्या होता है, जब भोजन कोई व्यक्ति नहीं करता है तो रूझी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिससे ये पेट में चुभने लगता है। तो पेट चुभन किसके कारण होता है, तो ये रूझी के कारण होता है। इसी के कारण भोजन को यही रोक कर रखता है, जो कैसी संरचना है, कांटीनुमा संरचना है। अब पहले आया कार्डियक में, कार्डियक के बाद आएगा किस में, फंडिक में। फंडिक के बाद आएगा पाइलोरिक में। पाइलोरिक में जब भोजन आएगा, पाइलोरिक में, कार्डियक के बाद फंडिक के बाद पाइलोरिक में। पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में ही अब भोजन का क्या होगा, मेनली रूप से पाचन होगा। और पाइलोरिक में पाया जाता है कौन, तो जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो आमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में। और ये जठर ग्रंथि क्या करता है, तो जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जठर रस का। जठर गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। और ये गैस्ट्रिक जूस कौन कौन होता है, जठर रस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के इसमें से रस निकलते हैं, तो 2 प्रकार के रस निकलते हैं। कितने प्रकार के, जठर रस से 2 प्रकार के रस निकलते हैं। एक को हम कहते हैं पेप्सिनोजन। क्या बोले हम, पेप्सिनोजन। एक कौन रस निकलता है, पेप्सिनोजन। और दूसरा निकलता है परोरेनिन। पेप्सिनोजन और परोरेनिन नामक रस निकलता है। पहले क्या बोले, आमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिस जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है। और जठर रस से 2 प्रकार के रस निकलते हैं, पेप्सिनोजन और ये परोरेनिन। अब ये पेप्सिनोजन क्या होता है, तो पेप्सिनोजन पहले ही हम बता दिए थे, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल था वो एंजाइम की क्रिया शक्ति को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। इस पे अब आएगा आमाशय जो है HCl अम्ल है, इस
पेप्सिनोजन पर अटैक करेगा, माने इस पेप्सिनोजन पर आकर इसको किस में बदल देगा, HCl जब इस पे अटैक करेगा तो पेप्सिनोजन को आपको बदल देगा पेप्सिन में। किस में बदल देगा, तो पेप्सिन में बदल देगा, पेप्सिन में बदल दिया। और इस परोरेनिन पर भी क्या करेगा, वो अटैक करेगा HCl, और इस परोरेनिन को वह रेनिन में बदल देगा। किस में बदलेगा, रेनिन में। पहले जठर रस से दो रस निकले, पेप्सिनोजन और ये परोरेनिन। पेप्सिनोजन पर कौन आया, तो HCl आया। अमाशय में जो HCl बना था कार्डियक में, HCl इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल दिया और ये परोरेनिन को रेनिन में बदल दिया। अब ये HCl का काम खत्म हो गया। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, तो भोजन के अमाशय में प्रोटीन, भोजन में अगर उसको प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन को वो खोजेगा और प्रोटीन को वो क्या चीज़ करेगा, प्रोटीन को वो पेप्टोन में प्रोटीन को वो पाचन करेगा और प्रोटीन को पाचन करके पेप्सिन क्या करेगा, अमाशय में जो भोजन गया है उसमें प्रोटीन को खोजेगा, प्रोटीन को वो मिल जाएगा प्रोटीन, तो उसको पाचन करेगा। अब पाचन करके उसको किस में बदल देगा, प्रोटीन को, तो प्रोटीन को वो बदल देगा पेप्टोन में। किस में बदलेगा, पेप्टोन में। किस में बदला, पेप्टोन में। और ये रेनिन क्या करता है, तो रेनिन ये दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, तो रेनिन। दूध को दही में कौन बदलता है, तो रेनिन बदलता है। लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं करता, ये हल्का क्वेश्चन हो गया। एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। ये रेनिन क्या करता है, पहले क्या बोले, रेनिन दूध को दही में बदलता है, इसका मतलब दूध में है केसिन प्रोटीन, तो केसिन प्रोटीन भी कुछ किसी अलग भाग में तो बदला ही गया होगा। ये केसिन प्रोटीन किस में बदला जाता है, तब पैराकेसिन में बदला जाता है, पैराकेसिन प्रोटीन में। रेनिन केसिन प्रोटीन को कहे तो पैराकेसिन में बदलता है। जब रेनिन दूध को दही में बदलता है तो दूध में ही रहता है केसिन प्रोटीन और दही में रहता है पैराकेसिन, माने दूध को दही में बदला तो इसका मतलब केसिन प्रोटीन को भी वो पैराकेसिन में बदल दिया। यही किसका काम होता है, तो ये होता है जठर रस से निकले रस का काम। अब ये देखिए, ये तो पैराकेसिन में तो बदला गया, ये भी एक प्रकार का क्या है, पैराकेसिन भी क्या है, एक प्रकार प्रोटीन है। लेकिन जब क्या बोले, पेप्सिन किसको खोदते रहता है, प्रोटीन को। अब फिर ये क्या है, ये पैराकेसिन भी प्रोटीन का ही रूप है। ये पेप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन पर फिर अटैक करेगा, फिर इस पैराकेसिन पर कौन आएगा, पेप्सिन, और ये पेप्सिन क्या करेगा, इस पैराकेसिन को फिर पेप्टोन में बदल देगा। क्या बोले, फिर से समझिए, इसको मिटाते हम। पहले बोले परोरेनिन एंजाइम पर आता है HCl, वो इसको रेनिन में बदल देता है, रेनिन में बदला गया। इस रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदलने के लिए, ये समझ गए। और दूध में बोले केसिन प्रोटीन रहता है, तो इसका मतलब रेनिन दूध का जो केसिन प्रोटीन है उसको पैराकेसिन में बदल दिया, रेनिन का काम खत्म। रेनिन दूध में कौन रहता है, प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन को दूध किस में बदला, तो पैराकेसिन में बदल दिया। उसके पहले हम बता दिए हैं पेप्सिन प्रोटीन को खोजते रहता है, ये पेप्सिन फिर ये भी पैराकेसिन भी क्या है, तो प्रोटीन है। पेप्सिन इस पर आएगा और इस पैराकेसिन को फिर बदल देगा किसमें, पेप्टोन में। तो मेनली रूप से कहे तो अमाशय में सिर्फ और सिर्फ किसका पाचन हुआ है, तो प्रोटीन का ही पाचन हुआ। किसका पाचन हुआ है अमाशय में, तो अमाशय में केवल और केवल किसका पाचन हुआ है, तो प्रोटीन का ही पाचन हुआ है। काहे, तो ये भी प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन हुआ है। और पैराकेसिन भी क्या है, प्रोटीन का पाचन। और इसके बाद अमाशय में तो कुछ भी चीज़ का पाचन तो हुआ नहीं है, तो प्रोटीन का पाचन किस में हुआ, केवल अमाशय में हुआ। तो पूछेगा आहार नाल के किस भाग में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है, तो वो किसका होता है, तो अमाशय में होता है। और अमाशय में होता है। और पूछता है कि पेप्सिन को प्रोटीन सबसे पहले बोलिए, प्रोटीन सबसे पहले किस में, क्या बोलिए, प्रोटीन का जो पाचन हुआ वो
किस रूप में पाचन हुआ, तो वो प्रोटीन का पाचन हुआ पेप्टोन में। अभी तक पेप्टोन में ही टूटा है। क्या पेप्टोन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो नहीं होगी। हम क्या बोले हैं, प्रोटीन जब तक एमिनो अम्ल में नहीं टूटेगा तब तक इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। इसके कहने का मतलब ये हुआ प्रोटीन अभी केवल और केवल पेप्टोन में ही टूटा है। जब तक ये एमिनो एसिड में नहीं टूटेगा तब तक हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगा। क्या इस पेप्टोन से, इस प्रोटीन जो पेप्टोन में टूटा है, क्या उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो अभी तक इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन सबसे पहले किस में टूटता है, तो वो पेप्टोन में टूटता है। और कौन तोड़ता है, तो पेप्सिन तोड़ता है। प्रोटीन को सबसे पहले कौन तोड़ता है, तो पेप्सिन तोड़ता है। और किस में प्रोटीन टूटता है, तो वो पेप्टोन में टूटता है। और पूछेगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन। और ये केसिन प्रोटीन को कौन बदलता है, तो रेनिन इसको दूध में केसिन प्रोटीन को किस में बदलता है, पैराकेसिन में। और इस पैराकेसिन पर फिर कौन आता है, तो वो पेप्सिन है। पेप्सिन इस फिर पैराकेसिन को किस में बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है। तो इसका कहने का मतलब अमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का ही पाचन हुआ है। लेकिन प्रोटीन का भी जो पाचन हुआ केवल कुछ ही प्रोटीन का कुछ ही अंश पचा है। कुछ माने प्रोटीन का भी आंशिक रूप से पाचन हुआ है। पूर्ण रूप से अभी तक प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ। पाचन तीन ही चीज का होता है, पहले ही हम बता दिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और उस प्रोटीन में केवल प्रोटीन का ही पाचन हुआ अमाशय में। और उस प्रोटीन का भी आंशिक रूप से ही पाचन हुआ है। तो इसमें मैंने प्रोटीन भी अभी पूर्ण रूप से नहीं पचा है। तो मैंने प्रोटीन भी क्या है, कुछ भाग प्रोटीन का पचा है और कुछ क्या है, अनपचा है। अनपचा प्रोटीन का भी भाग अनपचा है। और कार्बोहाइड्रेट, वसा का भी भाग कुछ अनपचा है। तो ये पचा और अनपचा भोजन का क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया, मिक्सचर तैयार हो गया। तो इस मिक्सचर को अब किस नाम से हम जानेंगे, तो इस मिक्सचर को अब हम जानेंगे काइल के रूप में। भोजन अब अमाशय से जब भोजन निकलता है तो वो किस रूप में, बोलस और काइम के रूप में। इसमें क्या चलाएगा, तो काइम के रूप में ये जानेगा। किस रूप में, काइम के रूप में। अब देखिए ये बोल दिए अमाशय के, फिर से हम रिविजन कर देते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग का। अमाशय में सबसे अधिक टाइम तक भोजन किस में रहता है, तो आहार नाल के किस भाग में, तो अमाशय में रहता है। अमाशय के आकार जी आकार का होता है, बता है। और अमाशय में 3 से 4 घंटा तक भोजन रहता है। अमाशय के 3 भाग हैं, कार्डियक हो गया, कार्डियक, फंडिक और पैलोरिक। कार्डियक में HCl होता है, जो भोजन के जो HCl क्या करता है, भोजन के कीटाणुओं को मारता है और टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। ये किसका गुण था, तो HCl का। उसके बाद भोजन किस में आता है, कार्डियक के बाद तो फंडिक में आता है। फंडिक में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल भोजन को रोका जाता है। और कौन रोकता है, तो कांटेनुमा संरचना होता है जिसको हम रूजी कहते हैं। उसके बाद किस में आता है, तो भोजन पाइलोरिक में आता है। पाइलोरिक में क्या पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि पाया जाता है। और जठर ग्रंथि से किसका स्राव होता है, तो जठर रस का। जठर रस से कितने प्रकार का रस निकलते, तो 2 प्रकार के, पेप्सिनोजन और ये परोरेनिन। अब ये पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन पर कौन अटैक करता है, तो HCl। और पेप्सिनोजन को किस में बदल देता है, तो ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। और जो फिर परोरेनिन रहता है उस पर भी HCl आता है और उस परोरेनिन को भी रेनिन में बदल देता है। और जो पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन में बदला, ये पेप्सिन प्रोटीन को खोता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और जो रेनिन बना है, ये रेनिन दूध को दही में बदलता है, तो दूध में रहता है केसिन प्रोटीन और उसको पैराकेसिन में बदल देता है। और फिर पुनः आता है कौन, जो पेप्सिन है वो पैराकेसिन पर अटैक करके उसको पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में केवल और केवल किसका पाचन हुआ है, तो केवल और केवल किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का। पर अमाशय में कुछ भोजन पचा है, कुछ अनपचा है। तो इसको हम किस रूप से हम जाने, अब काइम के रूप से। अब भोजन अमाशय में भोजन का पाचन समाप्त, इतना ही पाचन हुआ है। केवल प्रोटीन का ही पाचन हुआ है। क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, नहीं हुआ है। क्या वसा का पाचन हुआ है, नहीं हुआ है। तो जब तक ये तीनों चीज का पाचन पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक क्या पाचन कंप्लीट हो पाएगा, नहीं होगा। अब अमाशय के बाद भोजन किस में आएगा, तो आहार नाल का हम भाग भी बताए थे। अमाशय के बाद भोजन किस में आएगा, वो छोटी आंत में आएगा। किस में आएगा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है छोटी आंत। इससे पहले हम आपको थोड़ा
इसके अंदर का क्वेश्चन थोड़ा हम बता देते हैं। जठर जो ग्रंथि होता है इसके 3 कोशिकाओं में बांटा गया है। 3 कोशिका, जठर ग्रंथि के कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 3। देखिए सबसे पहला है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल श्लेष्मा, जो श्लेष्मा का निर्माण करता है। ये क्या करता है, अमाशय में जितना भी भोजन है उसको चिपकने नहीं देता, माने उसको एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है भोजन को छोटी आंत बड़ी आंत में आने का दिशा देता है। कौन? तो म्यूकस सेल। उसके बाद होता है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल ये क्या करता है? तो HCl का निर्माण करता है। तो जठर ग्रंथि माने कि HCl का निर्माण कौन करता है? तो ऑक्जेंटिक सेल। उसके बाद होता है पेप्टिक सेल। ये क्या करता है? एंजाइम का निर्माण करता है, जो है पेप्सिनोजन और ये परोरेनिन। क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि पेप्सिनोजन और परोरेनिन का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है पेप्टिक सेल। HCl का निर्माण कौन करता है? तो ऑक्जेंटिक सेल। श्लेष्मा का निर्माण तो म्यूकस सेल। ये बता दिए अमाशय से। अब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम किस भाग को देखते हैं? तब हम देखेंगे छोटी आंत का। और छोटी आंत में अब अमाशय के बाद भोजन आएगा। छोटी आंत के 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग। छोटी आंत में पहले ही बता देते हैं, छोटी आंत में भोजन का पाचन प्लस अवशोषण दोनों होगा। इसमें छोटी आंत में पाचन समाप्त हो जाएगा। पाचन पूर्ण रूप से, पाचन कहाँ होगा? पूर्ण रूप से, तो वो छोटी आंत में। और इसका भोजन का अवशोषण भी कहाँ होगा? तो वो होगा किस में? तो वो होगा छोटी आंत में। पाचन एवं अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो वो छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग हैं। पहला भाग है डेडुनम, जेजुनम, इलियम। पहला कौन भाग है? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। कितने भाग है छोटी आंत के? 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन प्लस अवशोषण दोनों होगा। पूर्ण रूप से भोजन पाचन कहाँ होगा? तो वो होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में ही अब भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन भी हो जाएगा और इसी में अवशोषण भी हो जाएगा। जो पाचन हो गया उसका अवशोषण भी किस में होगा? तो वो होगा छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत में तो पाचन कंप्लीट होता है, लेकिन छोटी आंत से पहले आप याद करिए अमाशय में जब भोजन था तो वो किस रूप में था? तो वो था अम्लीय रूप में। अम्लीय रूप में था, लेकिन छोटी आंत पहले ही डिमांड करता है कि हमें भोजन किस रूप में चाहिए? तो क्षारीय रूप में। पहले क्या कहता है? ये भोजन क्षारीय रूप में चाहिए। अब इस होत गया बवाल, क्योंकि अमाशय में बना है भोजन अम्लीय रूप में और वहाँ से आ रहा है किस रूप में? भोजन अम्लीय रूप में। अब ये क्या मांग रहा है? भोजन को कह रहा है कि हमको चाहिए क्षारीय रूप में दीजिएगा, तभी भोजन का हम पाचन कर पाएंगे। तो अब क्या करेगा? अब ये अब हम ये भी बताए थे भोजन के पाचन में सहयोग कौन करता है? तो पाचक ग्रंथि। तो इधर आपको चित्र दिखाई पड़ता होगा यकृत। यकृत अब क्या करेगा? यकृत करेगा किस चीज का निर्माण? तो पित्त का निर्माण। यकृत पित्त का निर्माण करता है। और यकृत क्या होता है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत की वजन लगभग 1.5 kg होती है। यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन होता है 1.5 kg होता है। यकृत ऐसा अंग है, माने वो अपने ग्रंथि है जो अपने माने यकृत अगर जो कट जाएगा तो वो अपनी कोशिका पुनः निर्माण करके पुनः ठीक कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा तेज कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? तो वो होता है यकृत। अब यकृत के बारे में अब हम यकृत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यकृत के बारे में डिटेल से जानेंगे, ग्रंथि में पढ़ेंगे। यकृत के बारे में लगभग यकृत के 150 से 200 काम है लगभग। अब यकृत के 150 से 200 काम में से एक काम है यकृत का मेन काम, भोजन पाचन के लिए, पित्त का निर्माण के लिए। तो पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। लेकिन यकृत का आदि बहुत काम होता है, तो ये मैंने बिजी रहता है, तो ये अपना मैंने पित्त निर्माण कर लेता है यकृत। लेकिन देखिएगा कोई बहुत काम करता है, बिजी व्यक्ति रहता है, तो वो अपना असिस्टेंट मैंने एक नौकर रख लेता है कि कोई भी काम मैंने छोटा मोटा काम वो निपटा दे। तो यकृत क्या करेगा? पित्त का निर्माण कर देगा। लेकिन जो पित्त का निर्माण किया है वो पित्त जो हरा हरा रंग के देख रहे हैं वो पित्त
पित्ताशय में जमा कर देगा, उसी कहते हैं पित्ताशय। पित्त निर्माण कौन करता है? यकृत। और पित्त कहाँ इकट्ठा रहता है? पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। कहाँ? पित्ताशय में। पित्त जो होता है ना, पित्त क्या करता है? पित्त इधर से आएगा, इधर से पित्त, माने यकृत के छोटी आंत के ऊपर में क्या है? तो यकृत है, यकृत के नीचे पित्ताशय जो है, ये पित्ताशय क्या करेगा? पित्त का निर्माण कर लिया है। अब छोटी आंत में जब भी भोजन आएगा तो वहाँ से पित्त छोड़ देगा। पित्त होता है क्षारीय, जो भोजन को किस रूप में बना देता है? क्षारीय बना देता है। पित्त का पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8.5 के बीच इस पित्त का निर्माण होता है। पित्त क्या बोले? भोजन को क्षारीय बना देता है। और ये पित्त क्या करता है? तो भोजन में जो वसा है उसका भी थोड़ा पाचन करता है, और वसा पाचन करने की क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। तो पित्त क्या बोले? पित्त इकट्ठा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कौन किया? यकृत। पित्त कैसा होता है? स्वभाव से क्षारीय। और ये भोजन का पाचन, किसका पाचन किया? तो वसा के, एमल्सिफिकेशन, वसा पाचन एमल्सिफिकेशन करता है। पित्त है क्या? पित्त क्या है? तो पित्त है क्षारीय। पित्त ना एंजाइम है ना क्या है? हार्मोन है। तब पर भी ये क्या करता है? भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा क्या है जो ना एंजाइम है ना हार्मोन, तब पर भी भोजन को पाचन करता है? तो वो क्या है? पित्त, जो वसा पाचन करता है। अब देखिए, ये पित्त क्या होगा? छोटी आंत में आ जाएगा। ये छोटी आंत में आएगा, भोजन आ रहा है अम्लीय रूप में, अब ये चल जाएगा इसमें। तो भोजन जितना भी है उसको किस रूप में बना देगा? क्षारीय रूप में। अब ये भोजन बन गया क्षारीय रूप में। अब तो छोटी आंत पाचन कर सकता है? हाँ, कर सकता है। लेकिन एक बात आप सोचिए, इस छोटी आंत को काहे जरूरत पड़ा कि भोजन क्षारीय रूप में, अम्लीय रूप में ही क्यों नहीं भोजन का पाचन किया? तो अम्लीय रूप में इसलिए नहीं भोजन का पाचन किया क्योंकि जो अम्ल का जो गुण है, अम्ल अगर जो कहीं पर चल आएगा, ये भोजन क्यों क्षारीय मंगा? तो क्योंकि अमाशय आ रहा था अम्ल के रूप में। अम्ल हम पहले ही बता दिए इससे पहले वाले वीडियो में, जहाँ जहाँ अम्ल पड़ जाएगा जिस शरीर के अंग में, उस अंग को वो जला देगा अम्ल। ये बताइए, छोटी आंत पर अगर अम्ल का थोड़ा भी हिस्सा अगर पड़ जाएगा तो क्या वो भोजन अंग को जलाएगा कि नहीं जलाएगा? तो वो जला देगा। अभी तक ये छोटी आंत जितना नखरा कर रहा था, ये अपने बचाव के लिए रक्षा कर रहा था। किससे? तो अम्ल से बचाव के लिए। अब भोजन हो गया क्षारीय रूप में, तो अब इसकी रक्षा हो जाएगा। लेकिन अम्ल में क्यों नहीं? अम्ल माने अमाशय में अम्ल रहता है, उसका क्यों नहीं कुछ बिगड़ता है? उसके दीवार पर क्यों नहीं अमाशय का अंग गल जाता है? तो अमाशय का हम पहले बता दिए, अमाशय के दीवार पर क्या रहता है? म्यूकोसा परत लगा रहता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार को बचा लेता है। अब भोजन किस रूप में आ गया? क्षारीय। अब भोजन का पाचन होगा। अब ये इधर से पित्त छोड़ दिया, पित्त छोड़ दिया, लेकिन इस पे छोटी आंत के ऊपर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कौन? अग्नाशय मिलेगा। यहाँ पर रहता है क्या? अग्नाशय रहेगा। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय भी रस का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करेगा? रस का, एंजाइम का निर्माण करेगा। ये 3 प्रकार के अग्नाशय ऐसा ग्रंथि है, ये भी शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली यकृत, दूसरी कौन आता है? तो अग्नाशय आता है। अग्नाशय भी पाचक रस का निर्माण। अग्नाशय में ऐसा रस रहता है जो भोजन के सभी अवयव को पचाने का कार्य करता है, पाचन के क्षमता रखता है। तो कौन कौन अंग? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है क्या? लेकिन इसमें अग्नाशय में तीनों को पचाने वाले एंजाइम रहता है, तीनों को, इसलिए पूर्ण पाचक रस इसमें रहता है, जिसको कहते हैं पूर्ण पाचक रस। ये 3 प्रकार के इससे रस निकलते हैं। पहला निकलता है लाइपेज। लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है? इधर लाइपेज जो है ये वसा पाचन करता है। क्या बोले? अग्नाशय जो है, अग्नाशय, इससे अग्नाशय ग्रंथि है, इससे पूर्ण पाचक रस का निर्माण होता है। इससे 3 प्रकार के रस निकलते हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? लेट, LAT, लेट। ये लेट क्या करता है? L को कहते हैं लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रेप्सिन। L से बोलिए लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रेप्सिन। जो लाइपेज आपको दिखाई पड़ता है, ये लाइपेज वसा पाचन करेगा। लाइपेज किसका पाचन करेगा? तो
तो वसा का पाचन करेगा, और जो एमाइलेज है वो स्टार्च का पाचन करेगा। आप सोचिएगा स्टार्च का क्या जगह पाचन होगा, मुख में भी हुआ था, इसमें भी होगा। तो अभी तक जो स्टार्च का पाचन हो, क्या बोलिए, मुख में स्टार्च का पूर्ण रूप से पाचन हुआ था? नहीं हुआ था। हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट अभी माल्टोज में ही बदला है, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। तो ये एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। और जो ट्रिप्सिन है ये किसका पाचन करेगा, तो ये प्रोटीन का पाचन करेगा। अमाशय में बोलिए कि अमाशय में कौन पाचन किया प्रोटीन को, तो पेप्सिन था। लेकिन अग्नाशय से कौन आया पाचन करने के लिए, तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन किया और प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, किस में बदल दिया, तो प्रोटीन को अब पेप्टाइड में बदलेगा। किस में बदलेगा, पेप्टाइड में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन को। प्रोटीन को किस में बदलता है, तो वो पेप्टाइड में बदलता है। तो कहेगा छोटी आंत के डेडुनम में किसका माने प्रोटीन का पाचन होता है, तो होता है। और प्रोटीन किस में टूटता है, तो वो पेप्टाइड में टूटता है। किस में, पेप्टाइड में। कौन तोड़ता है, तो वो ट्रिप्सिन तोड़ता है। और वसा कौन पाचन करता है, तो लाइपेज करता है। स्टार्च को कौन पाचन करता है, तो एमाइलेज। ये 3 प्रकार के रस निकलते जिसको शॉर्टकट में क्या याद करते, लेट। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। पूर्ण पाचक रस का निर्माण किया। लेकिन एक बात तो सोचिए, ये क्या है, छोटी आंत, यहाँ पर अग्नाशय होगा, यहाँ पर यकृत होगा, लेकिन इसको कौन जाएगा, ये जो छोटी आंत के जो पहली भाग है डेडुनम, डेडुनम में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं रहते हैं। कहेगा छोटी आंत के डेडुनम में किसी प्रकार के एंजाइम या हार्मोन का निर्माण एंजाइम रहता है, तो एंजाइम नहीं रहता है। इसमें 2 प्रकार का हार्मोन रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 प्रकार का हार्मोन। एक रहेगा कोलेसिस्टोकाइनिन और एक रहेगा सिक्रेटिन। कौन रहेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, जो इधर क्या है, इधर यकृत जो है, यकृत को उत्तेजित करेगा। माने यकृत जो पित्त निर्माण किया, जो पित्ताशय में जमा कर दिया, उस पित्ताशय को कहेगा कि अब भोजन आ गया है, अब आप उधर से एंजाइम पित्त छोड़ दीजिए। तो कौन उसको उत्तेजित करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन। ये किसको उत्तेजित किया, तो पित्ताशय से पित्त भेजने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, किसी का न्योता देने जाएंगे तब न आएगा, तो अग्नाशय को भी अब न्योता दे दिया जाए। अग्नाशय को कौन कहता है एंजाइम छोड़ने के लिए, तो इसके के लिए रहता है सिक्रेटिन। कौन होता है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन इसको उत्तेजित करता है। किसको, तो अग्नाशय को कौन उत्तेजित करता है, सिक्रेटिन। पित्ताशय को कोलेसिस्टोकाइनिन। डेडुनम से कितने प्रकार के एंजाइम निकले, एंजाइम नहीं निकले बल्कि हार्मोन निकले। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के डेडुनम से, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित किया पित्त छोड़ने के लिए, और सिक्रेटिन अग्नाशय से अग्नाशय रस छोड़ने का उत्तेजित किया। अब भोजन किस में आएगा, अब भोजन आएगा छोटी आंत के किस भाग में पाचन होगा। डेडुनम में क्या मिला, एंजाइम मिल गया, और भोजन का एंजाइम सब मिल गया। इसको जगह दे देता है फैलने के लिए, पाचन से मिलने के लिए सब एंजाइम को। कौन, तो जेजुनम। कहेगा कि छोटी आंत के जेजुनम में पाचन होता है, तो पाचन छोटी आंत के जेजुनम में नहीं होता है। अब भोजन किस में आएगा, इलियम में। किस में आएगा, इलियम में। अभी होगा अंत भोजन का पाचन, और इसी छोटी आंत के इलियम अंतिम जो भाग है, छोटी आंत का अंतिम भाग जो इलियम है, इसी में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अंतिम रूप से अवशोषण हो जाएगा। देखिए इसमें जो पाचन होगा, इसमें पाचन होने के लिए एंजाइम अंत रस बताए थे, अंत ग्रंथि यहाँ पर भी होता है, छोटी आंत में भी। तो यहाँ छोटी आंत में क्या करता है, छोटी आंत 5 प्रकार का रस निकालते हैं। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का रस, जो सामूहिक रूप से 5 प्रकार के रस को कहते हैं सक्कस एंट्रिकस। किस नाम से जानते हैं, तो सक्कस एंट्रिकस। उसमें सबसे पहला एंजाइम निकलता है इरेप्सिन। क्या निकलता है, इरेप्सिन क्या करता है, 5 प्रकार, पहले नाम याद रखिए। इरेप्सिन क्या बोले,
छोटी आंत के इलियम से 5 प्रकार के क्या निकलते हैं, रस निकलते। पांचों का नाम याद रखिए। पहले इरेप्सिन, देखिए छोटी आंत के इलियम से 5 प्रकार के रस निकलते। कौन कौन? तो पहला निकलता है इरेप्सिन, उसके बाद लाइपेज। पहला इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। पहले नाम याद रखिए, इरेप्सिन, इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब भोजन का अब अंतिम रूप से ये पाचन कर देगा। ये इरेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। क्या बताइए, इससे पहले प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हुआ है? नहीं। अभी प्रोटीन केवल पेप्टाइड में ही टूटता है। जब तक प्रोटीन, क्या बताएं, जब तक प्रोटीन एमिनो अम्ल में नहीं टूटेगा तब तक उसका पाचन, उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। अब इस इरेप्सिन से प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूट जाएगा। तो ये प्रोटीन अब किस में टूटेगा? तो एमिनो अम्ल। बस अभी बस इतना ही याद रखिए। प्रोटीन का, इरेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और लाइपेज वसा का पाचन करता है। माल्टेज, माल्टोज का, इस देखिए इसमें माल्टेज, तो उसमें ओज लगा दीजिए। माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज, तो ओज लगाइए, सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टेज, ओज लगाइए, तो लैक्टोज का पाचन करता है। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, माल्टेज माल्टोज का पाचन, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन, लैक्टेज लैक्टोज का पाचन। ये 5 प्रकार के रस पांचों चीज को पचाने का कार्य करता है। बताइए, प्रोटीन का पाचन कौन किया? तो वो इरेप्सिन। लाइपेज का वसा पाचन किया। अब ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूट जाएगा, वसा टूट जाएगा वसीय अम्ल में, और माल्टेज, ये 3 सब कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। जब आपको पोषक तत्व पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। बस अभी इतना ही बुझिए, ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ये कार्बोहाइड्रेट भी अंतिम रूप से आप ग्लूकोज में टूट जाएगा और पाचन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। बोलिए, छोटी आंत के इलियम में किसका पाचन होता है? 5 रस। कितने रस निकलते? 5। उसमें प्रोटीन का पाचन कौन करता है? इरेप्सिन। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। बताइए, प्रोटीन छोटी आंत के इलियम में किस में टूटता है? तो किस में टूटता है? तो वो एमिनो अम्ल में। और कौन तोड़ता है? इरेप्सिन तोड़ता है। बस इतना ही आप याद रखिए। अब देखिए, छोटी आंत का पाचन, तो जितने भी अवयव थे उसका पच गया। लेकिन अब छोटी आंत के इलियम वाले भाग में विली नामक संरचना पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विली क्या करता है? भोजन में जितने भी पोषक तत्व उसको अब्जॉर्प्शन, माने कि उसको सोखने का कार्य करता है, उसको अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? तो वो विली करता है। तो भोजन का अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत के विली में होता है। इसमें जितना भी पोषक तत्व बचा है उस विली में चल जाती, विली उसको अवशोषण करते। विली कहे या विलाय कहे, बिलार नहीं कहे, विली या विलाय, इसको हम कहते। छोटी आंत के इलियम होता है जो भोजन को अवशोषण करने का कार्य करता है। तब भोजन का अवशोषण पूर्ण हो गया किसमें? छोटी आंत के इलियम में। और इलियम में कौन किया? तो विली किया या विलाय किया। और अब देखिए, अब ये छोटी आंत का भोजन का पाचन हो गया। अब भोजन, जल अभी भी बचा है, जल का अवशोषण अभी नहीं हुआ है, या खनिज लवण विटामिन के ये सभी बचा। ये सब किस में होगा? तो बड़ी आंत में। छोटी आंत बुझ गए। छोटी आंत के 3 भाग होता है, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डेडोनम में किसी भी प्रकार के हार्मोन एंजाइम नहीं निकलते। उसमें 2 प्रकार क्या निकलते हैं? हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। डेडोनम में भोजन का पाचन नहीं होता, ये जगह दे देता है भोजन को फैलने के लिए, पाचन होने के लिए। और इलियम में भोजन पूर्ण रूप से पाचन होता है। इससे 5 प्रकार के रस निकलते हैं, जिसको कहते हैं सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस के हम नाम से हम जानते हैं, सक्कस एंट्रिकस। ये 5 इरेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन किया, लाइपेज वसा, माल्टेज माल्टोज, सुक्रोज लैक्टेज का पाचन किया, ये हो गया। और छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से, जिसमें विली रहता है, ये भोजन को अवशोषण भी करने का कार्य करता है। अब ये छोटी आंत आपका क्या हो गया? समाप्त। छोटी आंत के बाद अब भोजन किस में जाएगा? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होगा? तो बड़ी आंत में केवल और केवल क्या होगा? तो वो जल का अवशोषण होगा। किस में? और ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? वो जल का अवशोषण होता है। देखिए, बड़ी आंत आपको दिखता होगा। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तो बड़ी आंत के 5 भाग होते हैं। कितने भाग? 5 भाग होते हैं। सबसे पहले कहिए तो वो होता है सिक्कम। और सिक्कम के नीचे आप जो देखते हैं वो होता है अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स क्या करता है? तो ये अब शरीर का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग उसको कहते हैं जो हमारे शरीर में है
लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। जैसे 3-4 होता है, जैसे थर्ड मोलर, मोलर का जो हम दांत पढ़ाए थे उसमें बताए थे ना, प्री मोलर, मोलर, मोलर में भी 3 गो मोलर है। तो जो थर्ड मोलर होता है वो अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। शरीर को जो बाल है वो भी अवशेषी अंग के आता है। उसके बाद ये जो कर्ण पल्लव है ये सब क्या है, अवशेषी अंग। ये जो अपेंडिक्स होता है, ये घास अपेंडिक्स पहले था, इसका मतलब तो काम होता होगा। तो पहले लोग घास भूसा भी खा जाता था, मैंने सेलुलोज को पाचन में अवशेषी अंग अपेंडिक्स से काम करता है। लेकिन अब तो लोग घास खाता नहीं है, माने कि सेलुलोज का पाचन उसमें नहीं होता। तो ये जिस भी अंग का काम नहीं होता वो अवशेषी अंग का अंतर्गत हो जाता है और वो धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। तो अपेंडिक्स भी क्या है, एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स देख लिए, अपेंडिक्स के थोड़ा ऊपर आप देखिए तो आपको मिलेगा सिक्कम। सिक्कम है तो बड़ी आंत का सबसे पहला भाग सिक्कम होता है। और जो गोल गोल जो संरचना है ऐसे करके संरचना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोलोन। ये ऊपर चाहे नीचे इधर इधर जितना भी है उसको क्या कहते हैं, हम कोलोन कहते हैं। पहले क्या देखे, तो पहले हम देखे सिक्कम, पहले क्या देखे, सिक्कम। सिक्कम के बाद क्या है, सिक्कम के बाद है, देखिए सिक्कम के बाद ऐसे करके जा रहा था, इसको कहेंगे एसेंडिंग कॉलन। क्या कहेंगे, बड़ी आंत के पहला भाग सिक्कम, सिक्कम के बाद एसेंडिंग कॉलन। और उसके बाद इधर से आया तो उसको माने क्षैतिज रूप से आया तो उसको कहेंगे ट्रांसफर कॉलन। पहले बोलिए, सिक्कम, एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन। नीचे आ रहा है तो उसको कहेंगे डिसेंडिंग कॉलन। एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। और जो होता है थोड़ा, देखिए थोड़ा ही भाग उसका है तो उसको कहेंगे क्या उसको कहेंगे सेगमॉइड कोलन। सेगमॉइड कोलन, उसको क्या कहेंगे, सेगमॉइड कोलन। सेगमॉइड कोलन के बाद आपको मिलेगा रेक्टम, रेक्टम उसके बाद एनस। तो बड़ी आंत के कितने भाग, 5 भाग। सिक्कम, पहले बोलिए सिक्कम, उसके बाद एसेंडिंग कोलन, उसके बाद ट्रांसफर कोलन, ट्रांसफर कोलन के बाद डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन के बाद सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम, एनस। बड़ी आंत के कितने भाग हैं, 5 भाग। ये सिक्कम में ही जो होता है जल का अवशोषण हो जाता है। और क्या होता है, जो भी अवशिष्ट जो भोजन इसमें नहीं पचा है वो बड़ी आंत के द्वारा मलाशय में जाता है और मलाशय में इकट्ठा रहता है। और कुछ समय मतलब कि समय अनुसार रेक्टम के द्वारा एनस के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो लेटिन का जो रंग पीला हो तो किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण। यकृत हम आपको बताए थे, यकृत जो पित्त जो होता है, पित्त में बिलिरुबिन बनता है, वो क्या करता है, लेटिन का रंग पीला कर देता है। जो पीला हो जाता है और वो कहाँ जमा रहता है, तो वो मलाशय में, रेक्टम में जमा रहता है और वो एनस के रास्ते द्वारा निकल जाता था। हम बड़ी आंत के कितने हिस्सा देखे, 5। पहला बोली 5 हिस्सा नाम याद रखिए। पहले सिक्कम, एसेंडिंग कोलन, ऊपर जा रहा था एसेंडिंग कोलन, क्षैतिज जा रहा तो ट्रांसफर कोलन, नीचे आ रहा डिसेंडिंग कोलन। और उसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा लाइन का थोड़ा सिगमेंट है थोड़ा, तो उसको कहते हैं सेगमॉइड कोलन। उसके बाद रेक्टम, एनस। ये बड़ी आंत का हम भाग बता दिए। बड़ी आंत में क्या होता है, तो जल का अवशोषण होता है। तो पाचन कंप्लीट हो गया। अब देखिए पाचन तो कंप्लीट हो गया, अब इससे थोड़ा हम बेसिक जो क्वेश्चन जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसको हम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा इसके बारे में देखिए। भोजन का जो पाचन होता है वो 5 चरण में होता है। कितने चरण में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो 5 चरण में होता है। तो सबसे पहला होता है जो भोजन, जब पाचन होता है, भोजन पाचन तंत्र में वो 5 चरण में होता है। पहला क्या होता है, तो भोजन का अंतर्ग्रहण, माने मुख में लिए भोजन, मुंह में ले लिए तो वही हो गया क्या, अंतर, माने अंदर लिए भोजन तो अंतर्ग्रहण। और उस भोजन का जटिल भोजन का सरल भोजन में बदलना क्या कहलाता है, पाचन। तो पाचन होता है पहले भोजन को मुख में लिए तो अंतर्ग्रहण, उसके बाद भोजन का क्या होगा, उस भोजन के जटिल भोजन से सरल भोजन में बदलेगा, जटिल भोजन सरल भोजन में जब बदलेगा तो वो क्या होगा, पाचन। और जब उस भोजन से अवशोषण, उस भोजन का जब अवशोषण किया जाएगा, माने एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, तो भोजन अवशोषण कहाँ होगा, तो छोटी आंत के इलियम में विलय करेगा अवशोषण। और जब अवशोषण हो जाएगा उस भोजन का, और जो स्वांगीकरण में क्या होता है, स्वांगीकरण जितना भी अवशोषण हुआ उससे अब ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और शरीर के सब अंग में जब ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद जो भोजन पचा नहीं, उस वह भोजन बहिष्कर्मण के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो पाचन के
पाचन के कितने चरण? 5। पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्कर्मण, ये हम 5 चरण देखे, ये हम देख लिए। अब हम थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन जहाँ से पूछता है। पहला देखिए, प्रोटीन हम क्या बोले? प्रोटीन पचने में सबसे जटिल चीज़ होता है प्रोटीन का ही पाचन। तो हम प्रोटीन का पाचन पर एक बार नज़र देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है? भोजन में रहता है। प्रोटीन जो होता है वो देखिए, हम इधर से बोलेंगे ये किस किस जगह पर पचा है और कौन पचाया है, कौन एंजाइम, और कौन किस रूप में बचला है। देखिए, सबसे पहले प्रोटीन जो है वो कहाँ पचता है? अमाशय में। प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचेगा? अमाशय में। और ये प्रोटीन को कौन पचाता है? तो पहले पेप्सिन पचाएगा। कौन पचाएगा? पहले पेप्सिन। और ये प्रोटीन का पेप्सिन जब पचाता है तो ये पेप्सिन किस में बदला जाता है? तो पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में। अब ये पेप्टोन प्रोटीन तो रहा नहीं, प्रोटीन अब पेप्टोन जो है, जैसे प्रोटीन है प्रोटीन रहा ना, पेप्टोन में बदल गया। अब ये पेप्टोन किस में जाएगा? अब ये पेप्टोन का प्रोटीन बुझिए, ये प्रोटीन अब किस में जाएगा? तो डेडुनम में। डेडुनम में अब इसका पाचन होगा। डेडुनम माने छोटी आंत के पहला भाग है। डेडुनम में ये पेप्टोन पेप्टाइड में टूट जाएगा। और कौन तोड़ेगा? तो ट्रिप्सिन तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन। अब ये जाएगा छोटी आंत के इलियम में। अब ये पेप्टाइड एमिनो अम्ल में टूट जाएगा। और ये एमिनो अम्ल को तो कौन तोड़ेगा? इरेप्सिन तोड़ेगा। तो पहले बोलिए, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। अमाशय के बाद छोटी आंत के डेडुनम में, और डेडुनम के बाद इलियम में। पहले बोलिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? तो अमाशय में। अमाशय के बाद छोटी आंत के डेडुनम में, और डेडुनम के बाद छोटी आंत के इलियम में। और अमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन। अमाशय में पेप्सिन, और डेडुनम में जब जाए तो वो ट्रिप्सिन, और इलियम में इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेट में है तो पेप्सिन, और वही गया छोटी आंत के डेडुनम में तो ट्रिप्सिन, और वही छोटी आंत के इलियम में इरेप्सिन। ये भी याद रखिए, प्रोटीन सबसे पहले किस में टूटता है? पेप्टोन में, उसके बाद पेप्टाइड में, उसके बाद एमिनो अम्ल में। तो कहेगा छोटी आंत के इलियम में प्रोटीन किस में टूटता है? तो एमिनो अम्ल में। प्रोटीन छोटी आंत के डेडुनम में किस में टूटता है? तो पेप्टाइड में टूटता है। प्रोटीन अमाशय में किस रूप में टूटता है? तो वो पेप्टोन के रूप में टूटता है। ये याद रखिएगा। ये अमाशय के भी देख लिए। मुख में किस चीज़ का पाचन हुआ? केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन हुआ। वो किस में टूटा है? तो माल्टोज में टूटा है। अब देखिए, आप एक बात सोचिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जब भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके कुछ ही देर के बाद नींद क्यों आता है? नींद इसलिए आता है क्योंकि जो भोजन को पचाएगा, अमाशय में जब भोजन पचने लगता है तो रक्त जितना भी होता है वो अमाशय के माने आहार नाल के दीवार में जाने लगता है, जिससे शरीर का पूरा रक्त किधर? अमाशय आहार नाल की ओर जाने लगता है, जिससे ब्रेन में उनकी कमी होने का एहसास होता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। तो भोजन के कुछ ही देर के बाद हमें नींद लगता है। और एक भी बात कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ ही देर के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? पानी अगर जो हम पी लेंगे तो एंजाइम बन रहा है, सब अलग अलग कार्य कर रहा है एंजाइम, और उस पर अगर जो जल क्या तछार होता है उस पर अगर जो हम दे देंगे तो वो क्या होगा? वो एक तरह से उसका प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे पाचन अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जल या तो खाना के 45 मिनट बाद पीजिए, या खाना से कुछ देर पहले पी लीजिए, या खाने के साथ 1-2 घोंट ले सकते हैं। ये हो गया। अब एक बात और बताइए, जो होता है दांत जैसे कि दांत अगर दिन भर कितना भी खाइए पिए वो गंदा नहीं होता, लेकिन रात को सोते हैं तो दांत गंदा क्यों हो जाता है? जिसका कारण है कि रात में एंजाइम नहीं बन पाए। लाइसोजाइम जो एंजाइम है, ये लार जो एनी टाइम बनते रहता है, तो लार में क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम जो कीटाणु को मारता है। तो दांत पर जितना भी कीटाणु बैठता है वो सब मर जाता है। दिन में क्या बनते रहता है लार, और रात में लार बनना बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है? दांत महकने लगता है। वही कारण है। अभी ये हम देख लिए पाचन, हम पूरा पाचन तंत्र आपको हम कंप्लीट कर दिए। अब थोड़ा 5 मिनट हम आपको रिवीजन कर देते हैं। आज हम क्या पढ़ाए? पहले पढ़ाए अमाशय। अमाशय के 3 भाग बताए। अमाशय में सबसे अधिक देर भोजन रहता है। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पेलोरिक। कार्डियक में HCl होता है जो भोजन
के कीटाणु को मारता है, यही सब बताया। उसके बाद रहता है फंडिक। फंडिक में रूजी जैसी संरचना होता है जो भोजन को रोकने कार्य करता है। उसके बाद होता है पाइलोरिक, जिससे जठर ग्रंथि से जो दो रस निकलते हैं और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत में आए, छोटी आंत के 3 भाग, डेडोनम, जेजोनम, इलियम। इलियम में भोजन पाचन प्लस कंप्लीट अवशोषण होता है। उसके बाद बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के 5 भाग होते हैं। ये हम आपको कंप्लीट बता दिए हैं। जो आप अगर जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे पार्ट 1, उसको अगर जो पूरा एक बार देख के आते फिर ये भी समझ में आपको आएगा, 100% आएगा। अब जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे आपके लिए श्वसन तंत्र के बारे में, पूरा एकदम प्लेलिस्ट हम बनाते चलेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।